काले धुंध में ढकी रात। उत्तर पूर्व भारत के घने जंगलों और धुंध भरी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, नाहरगढ़। यह गांव अपनी बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही यहाँ की हवा में कुछ ऐसा भी था जो एक अजीब सी उदासी और रहस्य समेटे हुए था। स्थानीय लोगों की आंखों में एक अनकहा डर और उनके होठों पर पुरानी किंवदंतियों की धुंधली कहानियां तैरती रहती थीं। रोहन और प्रिया, एक नवविवाहित जोड़ा, अपने हनीमून के लिए इसी गांव में आया था। शहर की भागदौड़ से दूर उन्हें यहाँ की शांत और निर्मल प्रकृति बहुत पसंद आई। रोहन एक उत्साही फोटोग्राफर था और प्रिया को प्रकृति से गहरा लगाव था। उन्होंने नाहरगढ़ के बाहरी छोर पर स्थित एक लकड़ी का छोटा सा कॉटेज किराए पर लिया था, जो एक घने देवदार के जंगल से घिरा हुआ था। उनकी मोहब्बत भरी दुनिया में फिलहाल कोई और दखल नहीं था। सुबह की सुनहरी धूप में देवदार के पेड़ों से छनकर आती रोशनी, हवा में पत्तों की सरसराहट और दूर पहाड़ियों से आती चिड़ियों की चहचहाहट, सब कुछ उन्हें एक सपने जैसा लग रहा था। वे गांव के पास की छोटी नदियों में नहाते, जंगल की पगडंडियों पर साथ चलते और शाम को कॉटेज की बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए डूबते सूरज को देखते। रोहन अपनी नई नवेली पत्नी की हंसी में दुनिया की सबसे खूबसूरत धुन सुनता था और प्रिया अपनी आंखों में उसके लिए अथाह प्रेम का सागर लिए हुए थी। लेकिन तीसरे दिन से हवा में कुछ बदलाव महसूस होने लगा। मौसम अजीब सा हो गया था। दिन में भी सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी थी और शाम होते ही एक घना स्याह धुंध चारों ओर फैल जाता, मानो जंगल अपने सारे रहस्य छिपा लेना चाहता हो। गांव के लोग उन्हें देर रात बाहर न घूमने की सलाह देते। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने उन्हें बताया था कि पूर्णिमा की रातें खासकर इस घाटी में कुछ अलग ही होती है। पुरानी आत्माएं जाग उठती है और अपने शिकार की तलाश में निकलती है। रोहन ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया, लेकिन प्रिया के मन में एक हल्की सी घबराहट बैठ गई थी। एक शाम जब वे जंगल में घूमने गए थे, तो उन्हें एक पुराना, खंडहर हो चुका मंदिर मिला। मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी हुई थीं और अंदर एक काली देवी की मूर्ति थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। प्रिया ने मूर्ति की ओर देखा और उसे एक असहज सी बेचैनी महसूस हुई। रोहन ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि यह सब पुरानी कहानियां हैं। उन्होंने कुछ तस्वीरें खींची और कॉटेज लौट आए। उसने देखा कि वही काली देवी उस पर हमला कर रही है और उसके गले से खून पी रही है। वह पसीने से तरबतर होकर उठी और रोहन को जगाया। मुझे डर लग रहा है, रोहन। मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है, उसने कांपते हुए कहा। रोहन ने उसे अपने बाहों में लिया और उसे शांत करने की कोशिश की। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि वे जंगल के भीतर एक झरना देखने जाएंगे, जिसके बारे में गांव वालों ने बताया था कि वह बहुत खूबसूरत है। रास्ता काफी दुर्गम था और जंगल और भी घना होता जा रहा था। जब वे झरने के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां एक और जोड़ा पहले से मौजूद था। वे सभी आपस में बात करने लगे और जल्द ही दोस्त बन गए। वे थे समीर और नीना। समीर बहुत मिलनसार था और नीना थोड़ी शांत स्वभाव की थी। शाम ढलने लगी थी और धुंध फिर से छाने लगा था। वे सभी वापसी की तैयारी कर रहे थे, तभी नीना ने कहा कि उसने अपनी पानी की बोतल झरने के पास कहीं गिरा दी है और वह उसे लेने जा रही है। समीर उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन नीना ने कहा कि वह एक पल में वापस आ जाएगी। रोहन और प्रिया उसका इंतजार करने लगे, लेकिन नीना वापस नहीं आई। समीर परेशान होकर उसे आवाजें लगाने लगा। तभी उन्हें जंगल के भीतर से एक चीख सुनाई दी, एक भयानक, दिल दहला देने वाली चीख। समीर और रोहन भागते हुए आवाज की दिशा में गए। उन्होंने देखा कि नीना खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके गले पर गहरे घाव थे, जैसे किसी जानवर ने उसे नोच खाया हो। समीर पागलों की तरह चीखने लगा। रोहन ने तुरंत गांव वालों को सूचना देने का फैसला किया, लेकिन गांव तक पहुंचने में काफी समय लगता। उन्हें जंगल में रात गुजारनी पड़ी। समीर नीना के शव के पास ही बैठा रोता रहा। रोहन ने प्रिया को अपने पास कसकर रखा था, उसकी भी आंखें डर से भरी हुई थीं। रात के अंधेरे में उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं, पत्तों की सरसराहट, किसी जानवर की फुफकार और कभी-कभी किसी औरत के रोने जैसी आवाजें। रोहन ने लकड़ी इकट्ठा कर आग जलाई, ताकि किसी भी खतरे से बचा जा सके। समीर सदमे में था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। सुबह होते ही गांव के लोग पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने नीना के शव को उठाया और जांच शुरू की। पुलिस ने समीर और रोहन से पूछताछ की। समीर ने जो देखा था वह बताया, लेकिन रोहन ने उस डरावनी रात में सुनी अजीब आवाजों का जिक्र नहीं किया। उसे लगा कि कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा।
पुलिस ने इसे किसी जंगली जानवर का हमला करार दिया, लेकिन रोहन के मन में संदेह था। गले पर बने घाव किसी जानवर के नहीं लग रहे थे। वे बहुत साफ और गहरे थे, जैसे किसी नुकीली चीज से किए गए हों। पुलिस के जाने के बाद रोहन और प्रिया वापस अपने कॉटेज आ गए। प्रिया की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार था और वह अजीब सी बातें कर रही थी। वो आ रही है। रोहन ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ सदमे का असर है। रात को जब रोहन प्रिया के पास बैठा था, तो उसने देखा कि प्रिया की आंखों का रंग बदल रहा है। वे सामान्य भूरे से गहरे लाल रंग की हो रही थीं। उसके चेहरे पर अजीब सी सफेदी छा गई थी और उसके होंठ पतले हो गए थे। रोहन डर गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह थक गया है और उसे मति भ्रम हो रहा है। अगली सुबह प्रिया थोड़ी बेहतर लग रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी थी। उसने सूरज की रोशनी से बचने के लिए पर्दे गिरा दिए और खुद को कमरे के अंधेरे में बंद कर लिया। उसने खाना खाने से भी मना कर दिया। रोहन ने उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ एक घूंट पानी पिया। शाम होते होते प्रिया की आंखें फिर से लाल होने लगीं और उसकी आवाज में एक अजीब सी खुरदुरापन आ गया था। रात को जब रोहन सो रहा था, तो उसे अपने गले पर एक हल्की सी चुभन महसूस हुई। उसने देखा कि प्रिया उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और उसके मुंह से नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, जो पहले कभी नहीं थे। रोहन की सांसें रुक गईं। उसने प्रिया को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसमें अविश्वसनीय शक्ति आ गई थी। प्रिया ने एक पल के लिए रोहन की आंखों में देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी, जैसे वह खुद अपने ऊपर नियंत्रण खो चुकी हो। रोहन, मुझे मुझे खून चाहिए। उसकी आवाज इतनी गहरी और भयानक थी कि रोहन का दिल कांप उठा। उसने प्रिया को खुद से दूर फेंक दिया और पलंग से नीचे कूद गया। प्रिया, ये तुम क्या कह रही हो? उसने दहशत में पूछा। प्रिया ने दर्द में कराहते हुए अपने गले को छुआ, जहां अभी भी नीना के खून के धब्बे थे। मुझे प्यास लगी है। रोहन, बहुत तेज प्यास। वह दीवार की ओर बढ़ी और खुद को अंधेरे में छिपाने लगी। रोहन को याद आया कि नीना के गले पर भी वैसे ही घाव थे। उसे समझ में आ गया था कि प्रिया अब वो प्रिया नहीं रही, जिसे वह प्यार करता था। वो अब एक पिशाच बन चुकी थी। उसे उस बुजुर्ग ग्रामीण की बातें याद आईं, पुरानी आत्माएं, पूर्णिमा की रातें और शिकार। क्या वही काली देवी, जो उस खंडहर मंदिर में थी, प्रिया के शरीर में समा गई थी? डर और सदमे के बावजूद रोहन के मन में प्रिया के लिए प्यार अभी भी बाकी था। वह उसे बचाना चाहता था, या कम से कम यह समझना चाहता था कि यह सब कैसे हुआ। उसने गांव के बुजुर्गों से दोबारा मिलने का फैसला किया। अगले दिन रोहन ने प्रिया को किसी तरह कमरे में बंद कर दिया और गांव के मुखिया से मिला। मुखिया ने उसकी बात ध्यान से सुनी। बेटा, तुमने उस मंदिर में जाकर बहुत बड़ी गलती की। वो हमारी पुरानी देवी नहीं, वो एक रक्त पिशाचिनी है, जो हर पूर्णिमा को एक नया शिकार चुनती है। मुखिया ने बताया कि उस देवी को जागृत करने के लिए किसी की आत्मा का बलिदान चाहिए होता है, और नीना का बलिदान उसी का परिणाम था। प्रिया, जो उस वक्त वहां मौजूद थी, उसकी आत्मा पर उस पिशाचिनी का साया पड़ गया था। क्या कोई उपाय नहीं है? रोहन ने बेबसी से पूछा। एक उपाय है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है, मुखिया ने धीरे से कहा। तुम्हें उस मंदिर में वापस जाना होगा और उस पिशाचिनी को शांत करना होगा। तुम्हें उसे उसका असली नाम बताना होगा, जो सिर्फ एक पूर्णिमा की रात को सुनाई देता है। और तुम्हें उसके सामने खून का बलिदान देना होगा, लेकिन वो तुम्हारा नहीं होना चाहिए। रोहन का दिल डूब गया। उसे नहीं पता था कि यह सब कैसे करेगा, लेकिन प्रिया को बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उसने मुखिया से वह नाम पता किया, जो सिर्फ एक खास मंत्र के साथ बोला जा सकता था। मुखिया ने उसे एक छोटी सी बोतल में एक विशेष जड़ी बूटी का घोल दिया, जिसे प्रिया को पिलाना था। रोहन ने एक बकरी को पकड़ा और उसे लेकर मंदिर की ओर चल दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में प्रिया को वापस पाने की उम्मीद थी। मंदिर पहुंचते ही उसे वहां प्रिया मिली। वह और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें खून की प्यास से चमक रही थीं। रोहन, तुम क्यों आए यहां? प्रिया की आवाज में दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। रोहन ने बिना डरे बकरी को जमीन पर गिराया और उसकी गर्दन काट दी। खून का फव्वारा धरती पर फैल गया। प्रिया की आंखें और चौड़ी हो गईं और वह उस खून की ओर खिंची चली आई। जैसे ही वह बकरी के खून को पीने लगी,
रोहन ने मुखिया द्वारा दिया गया मंत्र फुसफुसाया और उसके बाद उस पिशाचिनी का नाम पुकारा, कालिका। जैसे ही उसने नाम लिया, प्रिया का शरीर कांपने लगा। एक तेज चीख मंदिर में गूंज उठी। प्रिया जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर से एक काली छाया निकली, जो तुरंत गायब हो गई। रोहन ने तुरंत उसे उठाया और उस जड़ी बूटी का घोल उसके मुंह में डाला। रोहन प्रिया को कॉटेज वापस लाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अगले कुछ दिन प्रिया बेहोश रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों का रंग वापस आने लगा और उसके चेहरे पर फिर से वही गुलाबी चमक लौट आई थी। उसके दांत भी सामान्य हो गए थे। जब प्रिया की आंखें खुलीं, तो उसने रोहन को पहचान लिया। रोहन, क्या हुआ था? उसने धीरे से पूछा। रोहन ने उसे सब कुछ बताया। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। वे दोनों अगले ही दिन उस गांव से निकल गए और कभी वापस नहीं आए। रोहन और प्रिया ने अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की। प्रिया धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन उसके मन में उस रात की यादें हमेशा के लिए बस गई थीं। उसे अब भी कभी कभी रात में बुरे सपने आते थे, जहां उसे खून की प्यास महसूस होती थी। रोहन उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। एक रात, जब वे अपने शहर के घर में थे, तो प्रिया को फिर से एक भयानक सपना आया। वह पसीने से तरबतर होकर उठी। रोहन उसके पास आया और उसे दिलासा देने लगा। तभी प्रिया की नज़र अपनी कलाई पर पड़ी, जहां एक छोटा सा गहरा निशान बन गया था, ठीक वैसा ही निशान जैसा नीना के गले पर था। रोहन ने भी वह निशान देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या पिशाचिनी का साया पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था? या यह केवल एक निशान था, जो उसे उस भयानक अनुभव की याद दिलाता रहेगा? रोहन ने प्रिया को अपनी बाहों में कस लिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में प्यार के साथ साथ एक गहरा, अनकहा डर भी था। रात अभी बाकी थी, और वे नहीं जानते थे कि सुबह किस रूप में आएगी।